नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूफी काव्य में जायसी के योगदान को स्पष्ट करें। देखिए, सूफी काव्य किसके अंतर्गत आता है? ये निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। भक्ति काल में अनेक काव्यधाराएं चली थी, जिसमें प्रमुख रूप से हमने दो भागों में विभाजित किया था, सगुण और निर्गुण। निर्गुण काव्यधारा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है संत काव्यधारा और दूसरी क्या है? सूफी काव्यधारा। और सूफी काव्यधारा में जायसी को इसका प्रवर्तक माना गया है या स्वीकार किया गया है। इनका जन्म 1449 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। ये आप इसके परिचय में बताएंगे। उसके बाद हमें क्या बताना है कि इस जायसी का इस साहित्य में, कौन से साहित्य में? सूफी काव्य में या सूफी साहित्य में क्या योगदान है, सूफी काव्य में उनका क्या योगदान है, ये हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। आप इसका स्टेंजा चेंज करेंगे और बताएंगे कि जायसी ने सूफी काव्य के प्रवर्तक होने के साथ साथ इस काव्यधारा को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी 6 रचनाएं हैं जो प्रमाणिक मानी जाती है, जिसमें आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, मसलनामा है, कहरनामा और पद्मावत, जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। पद्मावत इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इन 6 रचनाओं के आधार पर, इन सबके नाम आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाले। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा, मसलनामा, कहरनामा और पद्मावत, ये इनकी 6 प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में जो पद्मावत है वो जायसी की कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ है, यानी इसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है, जिसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के लौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है, लेकिन इस लौकिकता के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। इनके योगदान के साथ साथ हम इनकी रचनाओं के साथ हम बता सकते हैं कि सूफी काव्य में ऐसी क्या खासियत है जो जायसी ने इसमें शामिल की। सबसे पहले हम इसमें दे सकते हैं कि जायसी ने जो भारतीय सौंदर्य वर्णन की परंपरागत शैली थी उसका आरंभ इस काव्य के माध्यम से किया है। यानी जो भारतीय सौंदर्य, भारत में जो सुंदरता का चित्रण काव्य में किया जाता था, उस सौंदर्य वर्णन की अगर परंपरा को देखें तो किसने? जायसी ने उसका आरंभ किया। यानी सौंदर्य वर्णन की जो परंपरागत शैली थी लेखन में, उस शैली का प्रयोग किसने किया? जायसी ने अपने लेखन में, अपने काव्य में इस शैली को आरंभ किया। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं कि जायसी रस सिद्ध कवि हैं, यानी इन्होंने रस को अपने काव्य का आधार बनाया है, ये रस सिद्ध कवि हैं और इसी कारण सूफी काव्य में रस का महत्वपूर्ण परिपाक इसमें हुआ है। इसके साथ साथ इनका एक योगदान ये भी माना जा सकता है कि जो भारतीय प्रेमाखान्य काव्य है उसमें जो आध्यात्मिक विषय है उसको इन्होंने शामिल किया है। यानी भारतीय प्रेम से जुड़े हुए जो विषय हैं, प्रेम आख्यानक, यानी प्रेम के जो आख्यान है, प्रेम की जो कहानियां हैं, उसके माध्यम से अपने काव्य का विषय इन्होंने क्या बनाया? इसको अपना आधार बनाया, भारतीय प्रेम को, और इसके माध्यम से जो आध्यात्मिक रहस्य है उनको ढूंढने का प्रयास किया। किसने? जायसी ने किया। यानी आध्यात्मिक रहस्यों को जानने का प्रयास किया है या इन रहस्यों का यहाँ पर उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ इनका जो रहस्यवाद है, आचार्य शुक्ल इसे शुद्ध रहस्यवाद मानते हैं। हिंदी काव्य में या भारतीय जो हमारा हिंदी साहित्य है, इसमें इनका जो रहस्यवाद है वो शुद्ध रहस्यवाद है। रहस्यवाद क्या है? देखिए, आत्मा और परमात्मा। अब क्योंकि जायसी इस काव्य के प्रवर्तक हैं तो इन्होंने ही इस बात को यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर राजा रतन सेन और रानी पद्मावती, ये किसके हैं? ये हैं पद्मावत के पात्र। तो अब आत्मा यहाँ पर क्या है? आत्मा और परमात्मा। परमात्मा को किसका रूप माना? नारी, नारी को रूप दिया है। नारी प्रतीक है परमात्मा की, और जो आत्मा है यानी प्रेमी या पुरुष, ये प्रेमी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उससे प्रेम करता है और उसकी प्राप्ति के लिए ये जीवन में संघर्ष करता है और अंत में या तो उसका अंत सुखद होता है या दुखद उसका अंत होता है। यानी या तो वो नारी को प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अपनी प्रेमिका को प्राप्त कर लेता है,
या उसका अंत दुखद होता है, जिसमें हो सकता है कि जैसे कि पद्मावत है तो इसमें जो नायक है वो पद्मावती के साथ नहीं रह पाते, अंतिम समय में जो नायक है वो उसकी हत्या हो जाती है, युद्ध में मारे जाते हैं और पद्मावती भी आत्मदाह कर लेती है। यानी जो जौहर प्रथा है उसको अपनाकर वो अपने शरीर का त्याग कर देती है। तो यहाँ पर लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करने की जो परंपरा है वो जायसी के द्वारा ही चलाई गई है। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आप बता सकते हो कि सूफी काव्य में ये योगदान इन्होंने दिया है। अंत में आप निष्कर्ष देंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जो काव्य साहित्य है इसमें सूफी काव्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसको विकसित करने में, जिसको प्रसिद्ध करने में जायसी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरह से आप ये 4 नंबर का प्रश्न तैयार करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पहले पूछा जा चुका है। दूसरा हमारा प्रश्न है, जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, पद्मावत जायसी की प्रमुख रचना है, ये मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। हमें यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देना है तो आप सबसे पहले इसकी भूमिका बनाएंगे। भूमिका में आप बताएंगे कि जो जायसी है ये सूफी काव्य के प्रवर्तक है और इन्होंने सूफी काव्य को प्रसिद्ध और प्रचारित प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है। इनकी प्रमुख 6 रचनाएं हैं जिसमें पद्मावत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस रचना के माध्यम से जायसी ने हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हुए प्रसिद्धि प्राप्त की है। इसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य भी कहा जा सकता है और कुछ विद्वान तो पद्मावत को हिंदी साहित्य का बहुमूल्य रत्न भी स्वीकार करते हैं। इस रचना में जो नायक और नायिका है उनके माध्यम से लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। और इसके साथ साथ देखें तो इसमें कवि ने लोक प्रचलित कथा में ऐतिहासिकता का सुंदर मिश्रण किया है। यानी ये कथा लोगों में प्रचलित है लेकिन इतिहास को आधार बनाकर इस कथा को बताया है। पद्मावत के कथानक का पूर्वार्ध जो है वो लोक प्रचलित और काल्पनिक है, लेकिन उसका जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है, यानी इतिहास पर आधारित है। कवि ने इस कथानक के वर्णन में जो भारतीय महाकाव्य है उस परंपरा का निर्वाह किया है और महाकाव्य के गुण इसमें शामिल है, इसीलिए इसे पद्मावत को महाकाव्य भी माना जाता है। और ये मसनवी शैली में लिखा गया है, मसनवी शैली में इसकी रचना की गई है। इसमें मसनवी शैली में क्या होता है, पहले ईश्वर वंदना होती है और मोहम्मद साहब की स्मृति है, शाही वक्त की प्रशंसा है, गुरु परंपरा है, यानी इस सब के पश्चात ही कथा का आरंभ किया गया है। अपने ईश्वर को याद किया गया है, अपने अल्लाह को याद किया गया है, अपने शाही वक्ती उस समय के शहंशाह की प्रशंसा की गई है, अपने गुरु को याद किया गया है और उसके बाद जायसी ने पद्मावत की कहानी का प्रारंभ किया है। इसमें जो ये एक प्रबंधात्मक काव्य है और इसमें अगर हम देखें तो एकांतिक प्रेम की नहीं बल्कि लोक पक्ष को भी सम्मानित किया गया है, यानी लोगों को, लोक पक्ष का भी इसमें ध्यान रखा गया है। और इसमें मुख्य रूप से वियोग वर्णन का सुंदर चित्रण हुआ है, यानी अगर हम श्रृंगार की बात करें तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण इसमें किया है। इसमें से कई बार प्रमुख पात्रों के बारे में छोटे प्रश्नों में से पूछ लिया जाता है, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है कि जायसी के द्वारा रचित पद्मावत में जो प्रतीकात्मक पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पर पद्मावत के पात्र हैं और उनके प्रतीक हैं। सबसे पहले यहाँ चित्तौड़ है, क्योंकि राजा रतन सेन कहाँ के राजा हैं, चित्तौड़ के राजा हैं, और वो किसके, शरीर के प्रतीक है, यानी मानव का जो शरीर है उसके प्रतीक है, वो क्या है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। उसके बाद राजा रतन सेन है, वो मन के प्रतीक है। राजा रतन सेन कहाँ के राजा है, चित्तौड़ के राजा हैं और वो मन के प्रतीक है। सिंहल द्वीप वो स्थान है जहाँ पर राजा रतन सेन मोतियों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो सिंहल द्वीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, जो मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है, लेकिन गुरु कृपा से इस शैतान को पराजित किया जा सकता है। लगभग सभी जो सूफी काव्य के ग्रंथ हैं उन सभी में इसी प्रकार की घटनाएं हैं। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय शत्रु था राजा रतन सेन का, क्योंकि वो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है इसीलिए उस पर आक्रमण कर देता है, तो वो किसका प्रतीक है, वो संसारिक माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। नागमती कौन है, राजा रतन सेन की ही पत्नी है, जो कि संसार का प्रतीक है। और हीरामन तोता क्या है, गुरु का प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी
रास्ता दिखाते हैं और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती यहाँ पर राजा रतन सेन की पहली पत्नी है, लेकिन दूसरी पत्नी कौन सी है? पद्मावती है। तो यहाँ पर पद्मावती को आधार बनाकर इस रचना का जो नामकरण है पद्मावत किया गया है। रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सेन के चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और अंतिम समय में चित्तौड़ के राजा रतन सेन को धोखे से या छल से अलाउद्दीन मार देते हैं। और जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए पहुंचते हैं तो पद्मावती को जब समाचार मिलता है राजा रतन सेन की मृत्यु का, तो महल में चित्तौड़ के गढ़ में जितनी भी रानियां थी या जितनी भी वहां पर अन्य स्त्रियां थी, सभी जौहर प्रथा का पालन करती है और अपना शरीर समाप्त कर देती है। और इसी के साथ ये जो ग्रंथ है इसका अंत होता है, जो कि दुखांत है, यानी नायक और नायिका दोनों ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इसका अंत दुखांत है। तो ये प्रतीक कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी होंगे, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर लेकर आई हूँ। इनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़कर जाएं। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने 2 प्रश्नों को किया। पहला प्रश्न हमने सूफी काव्य में जायसी के योगदान को किया और दूसरा जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत का संक्षिप्त परिचय हमने बताया। इसके बाद पद्मावत के जो प्रमुख पात्र हैं और वो किसके प्रतीक है वो आपको एक बार देखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।